ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में यदि जन सेवा का जो है सफर तय करना हो तो जनता से जुड़ाव और संघर्ष के काल में और संकट के समय में जनता की सेवा करने के संकल्प के साथ जो आगे बढ़ता है वो सच्चा राजनेता भी कहलाता है और सही मायनों में सियासत की परिभाषा को भी अभिव्यक्त कर जाता है। इंदौर की राजनीति का भी एक ऐसा ही जाना पहचाना चेहरा है जो कि मोहन सेंगर के तौर पर जाना पहचाना जाता है। पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के भी दिग्गज नेता कहलाए, लगातार विधानसभा चुनाव में जो है लोहा उन्होंने लिया और अब भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता हैं और सबसे बड़ी बात राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपे सलाहकार भी वो माने जाते हैं। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में सियासत की बात करेंगे हम श्री मोहन सेंगर जी के साथ। मोहन सेंगर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते बहन भैया, और आप सबको भी नमस्कार। मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कहा जाता है कि कोरोना काल में यदि राजनेताओं की भूमिका देखी जाए तो किसी ने अस्पतालों की सुविधाओं को जो है मरीजों तक पहुंचाया, तो किसी ने उन घरों तक राशन की व्यवस्था के इंतजाम किया जो कि जरूरतमंद थे। इंदौर की राजनीति में भी मोहन सेंगर जी ने कुछ ऐसी ही भूमिका निभाई। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं और कोरोना काल उनके लिए किस तरह की चुनौतियां लेकर आया। जब जनता उनके घरों तक पहुंची, उनके दफ्तर तक पहुंची, तो कैसे मदद के हाथ जो हैं इस राजनेता के परिवार ने आगे बढ़ाए। सेंगर साहब, सबसे पहले कोरोना काल ने जो है कई ऐसी बुरी यादें हमें पीछे छोड़ दी हैं, कहा जाए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं, जिन्हें याद किया जाए तो रूह कांप जाती है। लेकिन किस तरह से आपने जनता की सेवा का जो जज्बा है उसे कायम रखा और अपने संकल्प पर आप आगे बढ़ते चले? निश्चित रूप से महेंद्र भैया, पेंडेमिक का जो टाइम होता है बड़ा कष्टदायी होता है। चाहे आप इतिहास पढ़ें या वर्तमान की स्थितियों को देखें, जो समय इस शहर ने और इस देश ने लगभग 7-8 अप्रैल से लेके 2-3 मई तक का जो समय था वो हमारी पूरे देश के लिए, इंसानियत के लिए और हर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए बड़ा परीक्षा का समय था। इस दौर में हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, लोगों ने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है। हम लोग ठीक से शायद अनुमान नहीं लगा पाए कि सेकेंड वेव्स हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो उस दरमियान जब व्यवस्थाएं और हॉस्पिटल अपने, चूंकि इंदौर एक बड़ा शहर है पूरे मध्य प्रदेश का और आसपास के 10-15 जिले भी लगभग चिकित्सा के मामले में हम पर निर्भर हैं, तो उन शहरों में जो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, सेंधवा, शाजापुर, देवास, उज्जैन, नागदा, इस तरफ के हिस्से के भी जो मरीजों का प्रवाह इस तरफ बढ़ा, तो उससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दिक्कत में आई और जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो हम लोग ऐसा अनुमान लगाने में असक्षम रहे। बिस्तर हमारे शहर की जरूरतों के हिसाब से पूरे थे, लेकिन जब अचानक अन्य शहरों से यहाँ पर बढ़ी तो लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस इंदौर शहर का जज्बा, चाहे यहाँ के पक्ष के नेता हों, चाहे हमारे पत्रकार भाई हों या अधिकारी हों, दिन दिन रात रात जाग जाग के लोगों की सेवा की और किसी भी तरीके से सबने अपने अपने रिश्तों से, संबंधों से, सरकार की मदद से, एक दूसरे के सहयोग से लोगों को अस्पताल भी मुहैया कराए। इंजेक्शन की मारामारी के बीच में भी किस तरीके से लोगों ने, वो भी एक काला चेहरा है कि लोगों ने गलत इंजेक्शन भी लोगों को प्रोवाइड कराए और उनकी जान से खेलने में, ये भी हमारे शहर ने देखा है। तो ये सब चीजों में शहर के लोगों ने काफी मदद की है, चाहे कोई गरीब के राशन का मामला हो। तो हमारे यहाँ भी जो आता था, तो चूंकि मेरा परिवार एक हॉस्पिटल भी संचालित करता है ट्रू केयर के नाम से, और एक लक्ष्मी मेमोरियल है, वो भी हम लोगों के हाथ में है। फिर हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, उनके सहयोग से, भाजपा के अन्य नेताओं के सहयोग से हमने किसी भी तरीके से जुगाड़ कर करके जो पैनिक टाइम था उसमें लोगों को एडमिट कराया और इंजेक्शन वगैरह की व्यवस्थाएं तो चूंकि सरकार के हाथ में थी, तो सरकार जो पहुंचाती थी उस तरीके से मदद हो जाती थी। तो ये शहर ने बड़ी मुसीबतों से, बहुत कड़वी यादों के बाद आज हम राहत में दोनों मुस्कुराते हुए बात कर पा रहे हैं। ये बड़ा कठिन दौर हमने देखा है हमारे जीवन में। जाहिर सी बात है कि इस कोरोना काल ने जो है जिंदगी के मायने बदल दिए, लोगों का नजरिया बदल दिया, या कहा जाए कि जो हमारी जीवन शैली थी उसमें भी एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी तब्दीली लाकर खड़ी कर दी। बहरहाल ये चुनौतियां फिर सामने ना आए और इस वैश्विक महामारी से हमारा भारत देश आगे बढ़े और विकासशील देश से विकसित देश की तरफ जो है अपनी रफ्तार आगे बढ़ाए। कुछ ऐसे ही उम्मीदें और ऐसी ही आशाएं की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कोरोना काल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सियासत की हवाएं बहुत तेज हो चली हैं। पूरे देश में अब सियासत की हवाओं की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई
ऐसे युवा नेता जो कल तक कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी में भी तरह तरह की मेल मुलाकात हो रही है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सिंगर साहब, आपने भी जो है बीजेपी में आने के बाद से जो है अपनी कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव लाया, लगातार जनता के बीच आप पहुंचते हैं, चाहे संघर्ष काल की बात करें या संगठन के जो दिशा निर्देश होते हैं उनका जो है परिपालन आप करते नजर आते हैं। जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, क्या लगता है आखिर क्या वजह है कि ये जो तमाम युवा चाह रहे हैं इनका मोहभंग अब कांग्रेस से हो रहा है? कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट भी तैयार हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है इन तमाम चेहरों के टूटने की आखिर वजह क्या है? एक युवा होने के नाते और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे लीडर भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं, उनकी कार्यशैली से मैं वाकिफ हूँ। एक सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक बड़े परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। धन की कोई उनको कमी नहीं है, उनका कोई मोह नहीं है। जो लक्ष्य आदरणीय बड़े महाराज का था, हम उनके समय से साथ में हैं कि जनसेवा का प्रमुख लक्ष्य लेकर आदरणीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने अपनी राजनीति की और वही उसी पथ पर हमारे सिंधिया जी भी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो बुजुर्ग नेता हैं ये युवाओं के अधिकारों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करते थे, काम करने में असुविधा महसूस होती थी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई संगठन नहीं है, मतलब अच्छे योग्य व्यक्तियों को मारने का काम उस समय के ये सीनियर लीडर कर रहे थे। आदरणीय सिंधिया जी ने क्या कहा था? सिर्फ यही तो कहा था कि जो वादे हमने अतिथि विद्वानों के लिए किए आप उनको पूरा कीजिए, नहीं तो मुझे सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने बदलने में उनको कहा कि आप सड़क पे उतर जाओ, कौन मना कर रहा है? तो आप देख लीजिए कमलनाथ जी भी सड़क पे और पूरी कांग्रेस पार्टी भी सड़क पे है। तो ये सिद्धांतों की राजनीति के तहत जो लोग वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, जो अनुशासन में रहना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी प्रकार की घुटन नहीं है, कोई टांग खींचातानी नहीं है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और जनता की सेवा को ही परम लक्ष्य मान रखा है। तो इन कारणों से जितने युवा साथी उनका मोह भंग होते जा रहा है कांग्रेस पार्टी से। जतिन प्रसाद जी भी उसका जीता जागता उदाहरण है। नहीं तो उनके पिताजी भी जितेंद्र प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री रहे, वे स्वयं भी केंद्रीय मंत्री रहे। तो जिस व्यक्ति ने जीवन में सेवा को अपना माध्यम बनाया है और अगर उसको काम करने में उस पार्टी में परेशानी आ रही है या अन्य लोगों द्वारा उसको रोका जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो परिणाम वही होते हैं जो आपने कहा है, नतीजा भी वही होता है। बहरहाल यहाँ पर ये राजनीति है और राजनीति की तासीर को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर बहुत आसान आसमान नजर आता है तो कहीं पर घुटन सी महसूस होती है। शायद यही राजनीति है। आगे बढ़ते हैं मोहन सिंगर जी, एक सवाल मेरे जहन में और मुझे लगता है कि जनता और दर्शकों के जहन में भी होगा। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जम्बो कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो तमाम समर्थक थे या कहा जाए उनकी जो सेना के जो तमाम सिपाही सेनापति थे उनके तो नाम थे, लेकिन आपका नाम उस सूची से गायब था। तो कहीं कोई मन में मलाल या कोई नाराजगी तो नहीं कि मोहन सिंगर जी का नाम आखिर इस बीजेपी की जम्बो टीम में क्यों नहीं शामिल किया? बिल्कुल नहीं महेंद्र भैया। मैं मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं जिसको आप जम्बो कार्यकारिणी बोल रहे हैं। एक जिले से 2, 3, 4, 5 लोग अगर जोड़े तो 200-250 की संख्या होती है। और रही बात सिंधिया जी की, तो जो उनका भाव है वही उनके साथियों का भी भाव है। महाराज ने चूंकि परसों भोपाल जब आए थे तो आपके भाइयों ने ही प्रश्न किया था कि महाराज आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब आ रहे हैं, ये तो महाराज ने बड़े स्पष्टता से कहा था कि पद की किसी भी आकांक्षा के साथ मैं सेवा मतलब पार्टी में नहीं हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जन सेवा ही मेरा प्रमुख लक्ष्य है। उसी नीति को और उसी सिद्धांत को उनके सब साथी मानते आए हैं। और रही बात उनके साथ आने वालों की, तो प्रमोद टंडन जी बहुत सीनियर लीडर है और शहर में बहुत लंबे समय से जनता के लिए काम कर रहे हैं। संटू भाई भी बहुत सीनियर लीडर हैं और उनको स्थान पार्टी ने योग्यता के अनुसार दिया है। तो हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब, हमारे आसपास के सारे लोग प्रदेश कार्य समिति में है और पार्टी की सेवा करेंगे, संगठन के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। और हम तो सामान्य और छोटे से कार्यकर्ता हैं। महाराज के साथ हमारा दिल का सौदा है, उसमें पद और बाकी चीजों का कोई बहुत ज्यादा स्थान नहीं है। नाराजगी जैसी कोई सवाल ही नहीं, जिंदगी भर नहीं। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जिन नामों को जो है, जो खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जुड़े हुए हैं, जो नाम कार्यसमिति में नहीं लिए गए, वो आने वाले दिनों में निगम मंडल में बड़ी कुर्सियों पर विराजमान होंगे। क्या आप तैयार हैं यदि कोई पार्टी जिम्मेदारी देती है आपको निभाने के?
मैं इस विषय में आपको क्या कहूँ, ये तो सब आने वाले वक्त की बातें हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया कि एक कार्यकर्ता के तौर पर हम महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी के नेता आला कमान हमको देंगे, चाहे वो दरी बिछाने की जिम्मेदारी दें, झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी दें या कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी दें, कार्यकर्ता के तौर पर सदैव आजीवन हम लोग उस कार्य को निभाने के लिए तैयार हैं। एक सवाल और था, राजधानी भोपाल आप भी गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आपने भी स्वागत किया, मेल मुलाकात हुई, कई मंत्रियों के घर तक जो है सिंधिया जी खुद पहुंचे, कहीं लंच हुआ, कहीं डिनर हुआ, आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चाएं हुई और क्या आने वाले भविष्य को लेकर के क्या कोई रणनीति तय हुई है भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर? सामान्य मुलाकातें थी, लंबे समय के बाद महाराज का भोपाल आना हुआ था और जो कार्य समिति में जो लोग चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, सब लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद थे। माननीय प्रहलाद पटेल जी भी आए थे। बाकी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, माननीय वी.डी. शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, शिवराज सिंह जी हैं, सभी लोगों से उनकी सामान्य और सौजन्य मुलाकात थी। बाकी इस तरीके की कोई रणनीतिक, अब राजनीतिक मुलाकातें होती हैं तो सौजन्यता के साथ साथ बाकी प्रदेश के संबंधित विकास की बातें हों या अन्य बातें, वो उसमें शामिल होती हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं शेखर साहब, आप पेशे से जो है वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, कानून की धाराओं का बहुत गहरा ज्ञान है। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग धड़े होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं में भी अलग अलग राजनेता अपनी एक सियासी शैली के लिए जाने पहचाने जाते हैं। जब आप में कांग्रेस में आप कभी रहे तो वहां पर भी महाराज थे, दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे, अब आप बीजेपी में हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर ताई है, भाई हैं, भाभी हैं, बाबा हैं, तो कैसे एडजस्ट कर पाते हैं मोहन सिंगर अब बीजेपी में इन तमाम अलग अलग जो बड़े राजनेता हैं उनके बीच में खुद को कैसी पॉलिटिकल केमिस्ट्री में पाते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की कार्यशैली अलग प्रकार की है। वहाँ पर व्यक्ति प्रधान होता है, मतलब वहाँ लीडर बेस्ड राजनीति होती है कांग्रेस में, तो इसलिए गुट बने होते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी का गुट है, ये कमलनाथ जी का गुट है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति प्रधानता होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य प्रणाली है वो कैडर बेस्ड प्रणाली है। यहाँ संगठन सर्वोपरि है, यहाँ कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता और कोई व्यक्ति का दबदबा भी नहीं होता है। तो यहाँ तो सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं और किसी से कुछ एडजस्ट होने की जरूरत नहीं। पार्टी सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार सम्मान देती है और मेरे भी सभी जो वरिष्ठ हैं उन सबका मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, सबका स्नेह प्राप्त है। किसी प्रकार की असुविधा और कोई परेशानी महाराज और उनके सहयोगियों को नहीं हो सकती। सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, सब अपना स्थान बना के रखे हुए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में आप थे, आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। पिछले दिनों जब नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई तो सामान्य श्रेणी से कई चेहरे निकालकर सामने रखे गए और पार्टी संगठन तक भी ये तमाम नाम और तमाम चेहरे पहुंचे। आपका भी चेहरा था, कहा जा रहा था कि महापौर के लिए यदि पद पर घमासान हुआ तो मोहन सिंगर भी एक विकल्प हो सकते हैं। क्या आप अपने आप को सियासी तौर पर फिट पाते हैं? मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि पार्टी यदि कोई भी जिम्मेदारी देगी, वो कोई सी भी जिम्मेदारी हो, तो सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पे मोहन सिंगर तैयार है। चाहे वो कोई सा भी कार्य पार्टी जो कहेगी, मैं उसके लिए रेडी हूँ। बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर राजनीति है और राजनीति में ऐसा माना जाता है कि जो सियासत की बातें हैं वो अक्सर पर्दे के पीछे से जो है तैयार होती हैं और जब पर्दे के सामने आती हैं तो जनता के सामने एक नई अभिव्यक्ति लेकर आती हैं। कई बार ये हैरान कर देने वाली भी होती हैं और कई बार अप्रत्याशित भी कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहन सिंगर जी, किस तरह से आप आज के दौर की राजनीति को देखते हैं? इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, खासतौर पर कोरोना की जो कोविड मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तुलसीराम सिलावट। मध्य प्रदेश की सरकार, क्या आपको लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई या जो दूसरी लहर का कहर था उसका आकलन ठीक से पूरे देश में नहीं हो पाया और मध्य प्रदेश में भी कई जानें चली गई? क्या आपको कभी दर्द होता है या सरकार को इस मैनेजमेंट में कहीं सुधार की जरूरत है? किस तरह से आप आंकलन करते हैं? नहीं, ये कोविड एक ऐसी बीमारी है कि जिसके विषय में अमेरिका जैसे देश को भी अपने घुटने टेकने पड़े, जो आज सर्वोच्च स्तर पर बैठा है। चाहे यूरोप हो या विश्व के हम अन्य देशों को भी अगर देखेंगे तो ये म्यूटेंट अपने आप को चेंज कर लेता है। अभी जैसे ब्रिटेन अनलॉक हुआ, मैं आज ही अखबारों में पढ़ा कि वह डेल्टा वेरिएंट काम करना शुरू कर रहा है, जो वैक्सीनेशन को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, उनको चुनौती दे रहा है। तो हर चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैंने बोला कि आज कहीं ना कहीं हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इंदौर एक महानगर के तौर पे अपने आसपास के
40 लाख तो हमारे शहर के और आसपास के 1.5-2 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख केंद्र है। तो उनका भार भी कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में हमारे शहर पे आता है। और साथ ही ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं हम उसको पूरी तरह से इसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता को आकलित करने में कहीं ना कहीं पूरे देश में चूक हुई। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उतनी जल्दी हमने उन चीज़ों पे काबू भी पाया। चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हमारे अधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, तुलसी सिलावट जी ने रात भर जाग के जामनगर से व्यवस्था करनी हो, फ्लाइट से मंगाना हो, किसी भी तरीके से हमने हमारी व्यवस्थाओं को ठीक किया। और हमारे शहर में मैं शायद ऐसा गर्व से बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से कोई जान नहीं गई है। और बाकी सब चीज़ों पे भी, चाहे कोविड सेंटर बनाना हो तो रिकॉर्ड समय में हमने हमारे कोविड सेंटर भी इस शहर की इच्छा शक्ति से तैयार हुआ है। सब अन्य हॉस्पिटलों में भी सब व्यवस्थाओं को बहुत तेज़ी से ठीक किया गया है। और जो जान माल का कम से कम नुकसान हो सकता था उसके लिए सरकारों ने प्रयास किए। चाहे इंजेक्शन की बात हो तो इंजेक्शन भी शिवराज सिंह जी और हमारे तुलसी भैया और सभी लोगों ने अपने अपने एफर्ट से, जो इतनी प्रोडक्शन नहीं होने के कारण वो दिक्कतें आई थी, तो शीघ्रता से प्रोडक्शन भी करवाया और शहर को काबू कोविड में मात्र 20-25 दिनों 30 दिनों में हम लोग इस स्थिति में लाए हैं। तो ये सरकार की सफलता भी है और यहाँ के नेताओं और सभी लोगों के जज्बे से सब हम कर पाए। सिंगर साहब, एक सवाल और जनता की तरफ से आता है। लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था बहुत हद तक प्रभावित हुई और वर्तमान जो दौर है इसमें संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आम आदमी का संघर्ष अब भी जारी है। 2 जून की रोटी के लिए जो है एक आम आदमी आज भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में ये जो महंगाई है ये कहीं ना कहीं सिरदर्द नहीं बन गई है? पेट्रोल और डीजल के जो दाम है आसमान छू रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर सड़कों पर आ गया है। क्या कुछ चुनौतियां नहीं है? आपको लगता है इस पर भी मंथन होना जरूरी है? निश्चित रूप से व्यापार बंद है, सब जानते हैं। लॉकडाउन है तो लोगों को आर्थिक जो उनकी बचत है और अन्य चीज़ें हैं उन पर जो इफेक्ट आना है वो आता ही है। और क्रूड का तो ओपन मार्केट है, जैसा पूरी दुनिया में रेट खुलेगा उस हिसाब से रेट में बढ़ोतरी हो रही है, भारत सरकार कर रही है। ऐसा तो है नहीं, क्रूड के दाम घटते बढ़ते रहते, उसी आधार पे भाव प्लस माइनस होते हैं। विपक्षी दल तो इसे मुद्दा बना रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, विपक्षी दलों का तो काम ही यही है लेकिन वो सब उस चीज पर आधारित होता है, ओपन मार्केट का है वो। हाँ, लेकिन कुछ महंगाई भी बढ़ी है, निश्चित रूप से उसका फर्क कहीं ना कहीं हमारे मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। लेकिन अब चूंकि बाजार अनलॉक हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग अपने रोजी रोजगार से लग जाएंगे और लोगों को राहत भी शिवराज सरकार और अन्य लोग देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। चाहे गरीबों के राशन की बात हो तो 3-3 माह का मुफ्त राशन की घोषणा आदरणीय हमारे शिवराज जी द्वारा, घर घर खाद्यान्न पर पर्ची वितरण और बाकी सब चीज़ें, और निजी रूप से भी काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, स्थितियों को काबू करने की, लोगों को मदद करने की भरपूर कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, सियासत की थोड़ी बात कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या बीजेपी के तमाम नए कार्यकर्ता, नए नेता हो, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराज जो है केंद्र में मंत्री बनेंगे। क्या मोहन सिंघर भी इंतजार कर रहे हैं कि महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका और अपनी सेवा का जो जज्बा है वो देश को दिखाएं? निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अनंत ऊर्जा का भंडार उनके व्यक्तित्व में है और बड़े सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी है। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी हो तो आज उनको राज्यसभा के सांसद के रूप में देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है और महाराज अत्यंत योग्य व्यक्तित्व के धनी हैं। तो पार्टी आला कमान निश्चित रूप से उनकी योग्यता का उपयोग करेंगे, ऐसा हम लोग सभी साथी लोग मानते हैं। और अगर निजी रूप से पूछेंगे तो मेरी भावना तो है कि महाराज ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचे और इस देश की सेवा करें। तो इतना स्वार्थ रखना कोई बुरी बात नहीं। मैं तो निश्चित रूप से चाहूँगा कि उन्हें जल्द से जल्द अच्छा स्थान मिले, लेकिन महाराज किसी पद की लालसा नहीं रखते हैं। ये उनके करीब रहने से हम लोग इस बात को जानते हैं कि उनके मन में सिर्फ जनता का सेवा करना ही उस परिवार का लक्ष्य है। बाकी तो समय के साथ, योग्यता के साथ ईश्वर प्रदान करता ही है। मतलब उनके स्वागत की तैयारी आपने शुरू कर दी है आने वाले अब समय आएगा, हम तो हमेशा ही उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, पलक पावड़े बिछा के। और आने वाले समय में जो अच्छा होगा तो सदैव ये भगवान हमारे कोविड या देश से खत्म करे, खूब धूमधाम से स्वागत करें। चलिए, आखिर में जाते जाते किस तरह से तैयार है और क्या आपको भी इंतजार है कि आने वाले दिनों में जब सरकार निगम मंडलों में
तमाम नामों का ऐलान करेगी तो उसमें एक नाम आपका भी होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सेना के सेनापति होने के नाते, सिपह सालार होने के नाते आप जरूर जो है जनता की सेवा का ये अवसर यदि आपको पार्टी देती है, सरकार देती है, तो उसे निभाने के लिए तैयार है। मैं पूर्व में महेंद्र भैया को निवेदन किया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं सहर्ष उसको निभाने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बड़ी बात है, राजनीति है और अक्सर राजनेता जो है प्रत्यक्ष तौर पर शब्दों में जरूर अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जो संकेत हैं, जो समीकरण है, वो काफी कुछ इशारा कर जाते हैं। और कुछ ऐसा ही संकेत इन दिनों यहाँ पर इंदौर में तमाम चेहरों को लेकर देखने में आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में मोहन सेंगर भारतीय जनता पार्टी में किस भूमिका में नजर आते हैं, सरकार में रहते हैं कि संगठन में अपनी भूमिका निभाते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से देश की राजनीति में क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि टीम मोदी का हिस्सा हो पाते हैं या फिर कोई नई जिम्मेदारी के साथ जो है पार्टी संगठन को आगे बढ़ाते हैं। हमने सियासत की बात की बीजेपी के नेता मोहन सेंगर जी से। खबरों का काफिला लगातार रफ्तार पकड़ता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।